पाकिस्तान बांग्लादेश के बहाने भारत के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, भारत को सबक सिखाने की कोई दूसरी रणनीति पर काम कर रहा है कि चिकन नेक को काट दीजिए। तो ये जो चिकन नेक को काटने की बात की जा रही है, दरअसल ये भारत को नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इलाका है उससे अलग करने की कोई एक साजिश की बू मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। हमारे ख्याल से ये भारत के इंटेलिजेंस की नाकामी है। भारत को बहुत पहले इस पे कुछ कदम उठा लेने चाहिए थे और परिस्थितियों को पहले भांप लेना चाहिए था। अफगानिस्तान हो या फिर श्रीलंका हो या नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, सब जगह से भारत को घेरने की कोशिश वो कर रहा है। बांग्लादेश जो है एक नया पाकिस्तान न बन जाए। हम ऑलरेडी पश्चिम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक स्थिति वहां धीरे धीरे पैदा होती जा रही, जिसका असर भारत के ऊपर आने वाले समय में बहुत गहरा होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है और इसकी बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है। और ये सोचने की जरूरत है कि भारत की मौजूदगी के बावजूद भी वहां इस्लामिस्ट फोर्सेस इतनी मजबूत कैसे हो गई। इस्लामिस्ट फोर्सेस, रेडिकलाइज इस्लामिस्ट फोर्सेस जो है वो कभी भी भारत को शांत नहीं बैठने देंगी। इसलिए पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान के विभाजन के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार मानता रहा है और हमेशा उसका बदला लेने की कोशिश करता रहा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बह रहा है और दिल्ली खामोश है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले, लिंचिंग और डर की खबरें लगातार आ रही हैं। देश में सवाल उठ रहे हैं, मोदी जी अब तो कुछ करिए। लेकिन सवाल यही है, मोदी जी कब बोलेंगे और क्या करेंगे? क्या चुप्पी रणनीति है या मजबूरी? अगर कुछ नहीं किया तो क्या संदेश जाएगा और अगर कार्रवाई हुई तो क्या उसके सियासी और कूटनीतिक नतीजे होंगे? जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष भी कह रहा है और मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, आरएसएस भी बोल रहा है। देखिए, ये जो बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी है, जो बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंसा फैली है, इसको सिर्फ एक हिंदू के भीड़ के द्वारा मारे जाने की नजर से देखना बहुत ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, इस देश के अंदर कहीं भी हिंदू की मृत्यु हो या उसको मॉब लिंचिंग हो तो उस पर चिंता होनी चाहिए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि इसको सिर्फ इसी एक नजर से देखने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश का जो ये पूरा एपिसोड है, ये पूरा एपिसोड भारत के लिए एक बहुत ही खतरनाक बिंदु है। बहुत ही खतरनाक स्थिति वहां धीरे धीरे पैदा होती जा रही, जिसका असर भारत के ऊपर आने वाले समय में बहुत गहरा होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है और इसकी बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है अगर समय रहते इसको रोका नहीं गया या समय रहते इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो हमारे यहाँ जो एक परंपरा ये हो गई है कि चीजों को सिर्फ एक एंगल से देखने की बात है और उसके बाद उसको लेके आप मोदी जी की खूब तारीफ करिए, खूब उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करिए और फिर जो उसकी बड़ी तस्वीर है, जो बिग पिक्चर है, उसको आप भूल जाइए। बांग्लादेश के बारे में जो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है वो ये, वहां पे आज भारत विरोधी माहौल इतना जबरदस्त क्यों है कि वहां हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है, भारत से संबंधित जितने प्रतीक चिन्ह उनको खराब करने की कोशिश की जा रही है, भारत के हाई कमीशन को वहां घेरने की कोशिश की जा रही है, उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उन पर हिंसा की जा रही है। एक तो बात बड़ी चीजें, इसको हमें समझने की जरूरत है। दूसरा ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से वहां पर इस्लामिस्ट फोर्सेस वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सत्ता पे एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, उसका भारत और भारत की विदेश नीति पे क्या असर पड़ने वाला है। तीसरी बात जिसपे समझने की बात वो ये है कि आखिर इसमें पाकिस्तान की भूमिका कितनी बड़ी है। क्या पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में जो कुछ भी घटना हो रही है उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, या पाकिस्तान बांग्लादेश के बहाने भारत के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, भारत को सबक सिखाने की कोई दूसरी रणनीति पर काम कर रहा है। चौथी बात, क्या इस घटना के पीछे चीन का भी हाथ है और अगर चीन का हाथ है तो क्यों है, किस लिए है, इसके पीछे के कारण क्या है। ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको हमें समझने की जरूरत है। पहली बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि बांग्लादेश को, जिसको चिकन नेक, अभी पिछले दिनों वहां से एक आवाज आई कि चिकन नेक को काट दीजिए, तो ये जो चिकन नेक को काटने की बात की जा रही है, दरअसल ये भारत को नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इलाका है उससे अलग करने की कोई एक साजिश की बू मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। वो साजिश की बू इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश अपने बहुत सारे
जगहों को, काफी ज्यादा नहीं, बहुत निकट भविष्य, निकट अतीत में ही वो जो नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम उग्रवादी संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, जो वहां पे एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, उनके लिए जगह प्रोवाइड की जाती थी। बांग्लादेश उनके लिए दरअसल एक बड़ा बड़ा भारी ग्राउंड था, जहां से वो अपने अड्डों को बनाते थे और वहां से भारत के अंदर। तो इसको समझने की जरूरत है कि भारत के अंदर ऐसी कोई बातचीत न की जाए या कुछ इस तरीके की बातें ना हो जिसकी वजह से वहां पे भारत विरोधी जो जो उग्रवादी संगठनों को शरण बांग्लादेश देने की कोशिश करे और फिर भारत के लिए एक नया संकट पैदा हो जाए नॉर्थ ईस्ट में। वहां से आंदोलन शुरू होता है और पाकिस्तान को मालूम है कि अगर भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद बांग्लादेश नहीं बनता। इसलिए पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान के विभाजन के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार मानता रहा है और हमेशा उसका बदला लेने की कोशिश करता रहा है। तो इस पूरी साजिश में जिस तरीके से वहां हिंसा भड़क रही है, जिस तरीके से लोग हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं, मुजीबुर रहमान पे हमले कर रहे हैं, उनकी उनकी प्रतीक चिन्हों पर हमले कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के आईएसआई की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, मेरा बल्कि ये भी मानना है दूसरा भारत से पाकिस्तान के विभाजन का एक बदला ले सके। तीसरी बात जो चीन की है, देखिए चीन से हमने पिछले दिनों संबंध सुधारने की कोशिश जरूर की है, लेकिन चीन का जो पूरा रवैया रहा है वो रवैया दोस्ताना कतई नहीं रहा है। और चीन ने चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या फिर श्रीलंका हो या नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, सब जगह से भारत को घेरने की कोशिश वो कर रहा है और वो कहीं ना कहीं भारत को भविष्य के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखता है। और वो ये जानता है कि अगर हिंदुस्तान को अगर अंकुश लगा के रखना है तो उसके उसके तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो जो पड़ोसी देश हैं, वहां पर भारत विरोधी सत्ता होनी चाहिए और वहां से भारत विरोधी सुर निकलने चाहिए। ध्यान होगा आपको कि वो अरुणाचल प्रदेश को भी कहता है कि मेरा इलाका है। वहां पे जब राष्ट्रपति जाते हैं या कोई और जाता है तो किस तरीके से वो एक आवाज वहां से वो बुलंद करने की कोशिश करता है। अभी तो एक चीन के भी भारतीय एक महिला अरुणाचल प्रदेश की जो चाइना गई थी ब्रिटेन जी से, उसको जी कैसे प्रताड़ित किया गया। जी। तो ये एक एक तो हमको पाकिस्तान का एंगल नहीं भूलना चाहिए, चीन का एंगल नहीं भूलना चाहिए और साथ ही साथ जो आतंकवाद और उग्रवाद की जो समस्या बढ़ सकती है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बांग्लादेश के मसले पर हमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, हमें बहुत हम्म संभल संभल के कदम रखने की जरूरत है, हमें थोड़ा हम्म सा संयम बरतने की जरूरत है और ऐसी ताकि वहां पे बांग्लादेश जो है एक नया पाकिस्तान न बन जाए। हम ऑलरेडी पश्चिम पाकिस्तान में देख रहे हैं किस तरीके से हम्म। चीन पाकिस्तान को लगातार मदद कर रहा है। आशुतोष सर, आपने कहा कि भारत में ऐसा कुछ ना कहा जाए, ना बोला जाए, ना कुछ किया जाए जिससे जो कि इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में हैं और पाकिस्तान का भी उसमें हाथ हो सकता है, वो ज्यादा भारत के खिलाफ भी हो जाएं और भारत बांग्लादेश से ज्यादा आवाज उठे और कुछ खतरा आ जाए। लेकिन यहाँ की घरेलू राजनीति भी तो ऐसी है, अगर नहीं बोलेंगे तो राजनीति खत्म, तो उनको बोलना पड़ेगा। तो इस चक्कर में विदेश नीति भी और जारी है, खराब हो रही है। अब मान लीजिए ये ना करें कुछ, लेकिन बयानबाजी तो होगी, तो ना करें तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा भारत पे, और मोदी जी कुछ करें या बोले तब क्या पड़ेगा। इसका देखिए भी कुछ। डिप्लोमेसी में एक चीज हमेशा समझाई जाती है कि आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको हम्म लगता है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है तो ये काम उनकी पहचान और उनको डिपोर्ट करने का काम बिना छत पर खड़े होकर चिल्लाए भी हो सकता है। आप जब छत पर खड़े होकर चिल्लाते हैं तो भले ही उसका ग्राउंड पे बहुत असर ना पड़े लेकिन आवाज दूर तक जाती है, हम्म आवाज दूर तक जाती और आवाज गूंजती है और खामखा हम्म लोगों को जो है वो एक मुद्दे को के प्रति उनको थोड़ा सा संवेदनशील कर देती है। जब आप हम्म रोज बांग्लादेशियों के मुद्दे को देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर जब उसको बड़े पैमाने पर नाम ले लेके बांग्लादेश का नाम ले लेके जब बांग्लादेशियों का नाम ले लेके कहते हैं तो उससे समस्या पैदा होती है। ये बात भारत सरकार को हम्म एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये बात बीजेपी को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम्म मेरा कहना यह है कि बांग्लादेशियों का विदेशियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हालांकि हम्म जो बीजेपी सरकार का जो परफॉर्मेंस है इस मसले में डिपोर्टेशन का, वो बहुत ही हम्म खराब परफॉर्मेंस है। मेरा मानना है कि वो मुद्दे को उठाते हैं लेकिन इस पर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं कि कितने बांग्लादेशियों को आप डिपोर्ट करना चाहते हो। इस मामले में मनमोहन सिंह की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, कई गुना बेहतर। इतना अच्छा हम्म ट्रैक रिकॉर्ड है कि बीजेपी की सरकार उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन ये काम मनमोहन सिंह ने बिना बांग्लादेशियों का मुद्दा चिल्लाए हुए किया था।
वो ज्यादा कारगर इश्यू है, ज्यादा बेहतर तरीका चीजों को हैंडल करने का। इसलिए मैंने कहा कि आप चिल्लाएं और वाकई में बांग्लादेशियों की पहचान करके डिपोर्ट ना करें, वो बेहतर स्थिति जिससे भारत को नुकसान हो, या आप चिल्लाएं ना लेकिन बांग्लादेशियों की पहचान करके लगातार डिपोर्ट करते हैं। कौन सी बेहतर रणनीति है? डिपोर्ट आशुतोष सर, बस एक बात बोलनी थी। अभी केरल में छत्तीसगढ़ का आदमी हिंदू था, तू बांग्लादेशी है क्या, और मॉब लिंचिंग हो गई। 3 दिन 4 दिन पुरानी बात है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो स्थितियां हैं वो स्थितियां अच्छी नहीं है। आपको और जो जिसे कहते हैं राजनीति शास्त्र में और डिप्लोमेसी में अक्सर ये कहा जाता है कि राजा को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। राजा का तो इशारा हो जाए तो दुनिया इधर सुधर हो जाती है। आपको ये करना है कि देश को बांग्लादेशियों की पहचान करनी, आप करिए ना पहचान, शांतिपूर्ण तरीके से करिए, उनकी पहचान करिए। बांग्लादेश सरकार को टेलीफोन पे करके बोलिए कि देखिए इतने लोग हैं, आप इनको वापस दीजिए, नहीं लेंगे तो आप हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो बांग्लादेश सरकार भी बहुत उससे उनको ज्यादा अगर जेन्युइनली बांग्लादेशी है तो उनको लेंगे। लेकिन अगर आप चिल्लाएंगे, अगर आप उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, नाम ले लेके करेंगे, तो दिक्कत पैदा होती है। इसलिए मैंने कहा कि बांग्लादेश बहुत सेंसिटिव है, बांग्लादेश में बहुत विवेकपूर्ण तरीके से फैसले करने की जरूरत है, ठंडे दिमाग से फैसले करने की जरूरत है, और ये सोचने की जरूरत है कि भारत की मौजूदगी के बावजूद भी वहां इस्लामिस्ट फोर्सेस इतनी मजबूत कैसे हो गई। इस्लामिस्ट फोर्सेस, रेडिकलाइज इस्लामिस्ट फोर्सेस जो है वो कभी भी भारत को शांत नहीं बैठने देंगी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर हो, चाहे दुनिया के किसी भी नक्शे पे हो। इसको भी भारत की नाकामी मानेंगे आप? हमारे ख्याल से ये भारत के इंटेलिजेंस की नाकामी है। भारत को बहुत पहले इसमें कुछ कदम उठा लेने चाहिए थे और परिस्थितियों को पहले भांप लेना चाहिए था, क्योंकि शेख हसीना जैसी सरकार के खिलाफ अगर इतना बड़ा आंदोलन अचानक खड़ा हो जाए, हिंसा उतर जाए और उनको देश छोड़ के भागना पड़ जाए, तो इसका मतलब ये कि चीजें कोई एक दिन के अंदर नहीं खड़ी हुई। ये इनको तैयार करने में काफी लंबा वक्त लगा होगा। तो जो सजग इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो समय से बहुत पहले ऐसे बहुत सारे काम कर देती हैं जिससे कि वहां पे जो उनका देश है वहां पे उनके खिलाफ कोई बहुत माहौल ना बन पाए। और इसलिए भी मैंने कहा कि अब इसमें बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, वो बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारत को निश्चित तौर पर एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके, मोदी सरकार को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके स्थायित्व भाव से, ठंडे दिमाग से एक नई बांग्लादेश नीति की परिकल्पना करनी चाहिए और उसके हिसाब से बांग्लादेश से उठते हुए खतरों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है। यहां तक कि जो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स है, उसने ये तक कहा है कि 1971 के बाद बांग्लादेश भारत के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन के उभरा है। तो ये समझना चाहिए हमको कि इस देश के अंदर जो कुछ लोग सिर्फ आंख बंद करके बयानबाजियां करते हैं, उससे भारत को कितना नुकसान होता है।